हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फासिज्म। ये टॉपिक पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। फासिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि एक डिक्टेटर लीड करता है। डिक्टेटर क्या चाहता है कि मेरा रूल चले, मैं ही काम करूँगा, और अगर कोई उसको अपोज करेगा तो उसको वायलेंटली, फोर्सफुली सप्रेस कर दिया जाता है। तो डिक्टेटर कभी भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं लेता है, कोई भी ऑपोजिशन नहीं लेता है। जितने भी लोग अपोज या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं उनको फोर्सफुली सप्रेस कर देता है। तो ऑल इन ऑल सारी इंडस्ट्री, कॉमर्स, सभी चीज़ों को ये डिक्टेटर ही कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ इसके साथ नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर नेशनलिज्म को भी एक बड़े लेवल पे अल्ट्रा नेशनलिज्म प्रमोट कर दिया जाता है, और रेसिज्म भी प्रमोट यहाँ पर किया जाता है। तो रेसिज्म की एक यूनिटी बनाई जाती है, नेशनलिस्ट यूनिटी बनाई जाती है, तो उसी को ही फासिज्म कहते हैं। ये वही सेम आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। अब हम लोगों को दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं। एक तो हमें सिलेबस लेकर चलना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं। तो यहाँ पर फासिज्म के टॉपिक पर 2008 का ये क्वेश्चन आया था, जिसमें पूछा गया था कि कमेंट फासिज्म इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबरल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु ओन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो इन लाइन्स पे लास्की का ये शब्द हैं, और इन लाइन्स पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो फासिज्म की ऑल इन ऑल डेफिनेशंस ही बता रखी है यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन में देखो तो फासिज्म क्या है? एक फार राइट अथॉरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एक मूवमेंट है। तो बेसिकली इसमें ये कहा जाता है फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी में कि यही लोग रूल करेंगे इस तरीके से कि इनके अपने इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट यहाँ पर मैटर नहीं करता है। रादर देन एन इंडिविजुअल, पूरे नेशन का इंटरेस्ट देखा जाता है। पूरे नेशन को, स्टेट के पास पूरी अथॉरिटी होती है, तो स्टेट को हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म जो यहाँ पर वर्ड आया है, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, इसका क्या मतलब होता है? मतलब कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म। एक्सट्रीम में जब नेशनलिज्म चला जाता है जो कि एक स्टेट के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है और नॉर्मल लोगों के इंटरेस्ट को के ऊपर स्टेट के इंटरेस्ट रख देता है, उसको हम अल्ट्रा नेशनलिज्म कहते हैं। तो इसका जो गोल है वो ये है कि जो भी सुपीरियर लोग हैं उनके राइट्स को प्रमोट करना, ताकि वही लोग डोमिनेट करते रहें, और जो इन्फीरियर एलिमेंट्स हैं उनको सप्रेस कर देना। तो लास्की के शब्दों में ये कहा गया था कि फासिज्म लिबरल आइडियाज़ का डिस्ट्रक्शन भी है, साथ में एक ऐसा इंस्टीट्यूशंस है इन द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु ओन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब कि जो ऑलरेडी सुपीरियर हैं, जो ओन करते हैं इकोनॉमिक पावर को, उन्हीं लोगों के फेवर में ये बात करता है फासिज्म। बाकी सारी चीज़ों को, लिबरल आइडियाज़ को, लिबरलिज्म वगैरह सबको ये डिस्ट्रॉय करता है, सप्रेस करता है। तो फासिज्म एक तरीके की डिक्टेटरशिप है जहाँ पर स्टेट की सुप्रीमेसी चलती है, इंडिविजुअल्स का कोई अधिकार नहीं मिलता स्टेट के अगेंस्ट में, और इंस्टेड ऑफ राइट्स फासिज्म ड्यूटी और डिसिप्लिन पे फोकस करता है कि आपके अधिकारों को, आपका इंडिविजुअल अधिकार जो भी हो, स्टेट का अधिकार ज़्यादा मैटर करते हैं, स्टेट ज़्यादा मैटर करेगी, और आप ड्यूटी और डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर मसोलिनी काफ़ी फेमस है, क्योंकि मसोलिनी ने ही ये टर्म निकाला था फासिज्म का 1990 में अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये मूवमेंट है जिसने सेंट्रल, सदर्न, ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे पार्ट को डोमिनेट किया था 1919 से 1945 के बीच में, और बहुत सारे ऐसे वेरिएंट्स आए थे फासिज्म के। तो अलग अलग तरीके से आप फासिज्म को कह सकते हो। जैसे हिटलर के टाइम पे जो नाजिज्म था जर्मनी में, उसको भी, वो भी एक वेरिएंट ही माना जाता है। तो फासिज्म इटली में ये नाम पड़ा था, फिर नाजिज्म जर्मनी में, देन सेलेजेरिज्म पोर्तुगल में पड़ा था, पेरोनिज्म अर्जेंटीना में पड़ा था। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल वेरिएशंस हो सकते हैं इनमें, जैसे कि फासिस्ट स्टेट की प्रेमिसी पर एम्फेसाइज करते हैं, जबकि नाजिज्म में क्या कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर रेस डोमिनेट कर जाती है और उसका प्रेमिसी पर यहाँ पर फोकस किया जाता है। तो बस हिटलर, मुसोलिनी में यही फ़र्क था। तो यहाँ पर क्या है फासिज्म? अनार्किज्म, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये इन सारी चीज़ों जैसी जितनी भी टर्म्स है, इन सबको ये अपोज कर देती है कि हम इन सब में नहीं मानते। फासिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, एवोल्यूशन कैसे हुआ था? तो फासिज्म का ओरिजिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स इसमें आते हैं, बट ऑल इन ऑल इसको ये माना जाता है कि नेशनल रीबर्थ की तरह इसको देखा जाता है। फासिज्म बेसिकली 20वीं सेंचुरी यूरोप में के टाइम पर चला था। जो पहला फासिस्ट मूवमेंट था वो इटली में अमर्ज हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और उसके बाद ये धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज़ में फैलता चला गया। मेनली जर्मनी में फैला था, जिसको हम नाजिज्म भी कहते हैं। तो 1919 में मुसोलिनी ने ये एक नेशनल फासिस्ट पार्टी फाउंड की थी, और
इन्होंने खुद को एक लीडर की तरह डिक्लेयर कर दिया। तो एक डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई थी मसोलिनी की, जिसमें इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी पार्लियामेंट की तरफ। तो मसोलिनी का जो सक्सेस था वो उसने बहुत सारे फासिस्ट मूवमेंट को इंस्पायर किया था यूरोप में, जैसे कि ऑसवर्ल्ड मॉसली ने ब्रिटेन में, देन फ्रांसिस्को फ्रैंको स्पेन में, देन अडोल्फ हिटलर जर्मनी में। फासिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो फासिज्म बेसिकली एक डिक्टेटोरियल लीडर कैरेक्टराइज करता है, कि फासिज्म में एक डिक्टेटोरियल लीडर माने जाते हैं, एंड देन एक ये लीडर होता है जो सारी चीज़ें चलाता है, तो इसीलिए सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी रहती है। फिर मिलिट्री रूल यहाँ पर चलता है, मिलिटरिज्म चलता है। देन ऑपोजिशन को फोर्सफुली सप्रेस कर दिया जाता है। नेचुरल सोशल हायरार्की में बिलीव किया जाता है। जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं उनका सबॉर्डिनेशन होता है, ताकि नेशनल और पूरी रेस का भलाई हो पाए। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबॉर्डिनेट रखा जाता है, उसको इतने मान्यता नहीं दी जाती। रादर देन दैट नेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, रेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी यहाँ पर देखा गया है। तो यहाँ पर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फासिज्म के, तो पॉइंट बाय पॉइंट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो सबसे पहला है एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट। फासिस्ट स्टेट्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है। डिक्टेटरशिप है तो ऑब्वियसली एक ही बंदा चला रहा होता है, उसी का रूल चल रहा होता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट चल रही होती है। इंडिविजुअल्स को अपनी प्राइवेट नीड्स और राइट्स को गिव अप करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ताकि पूरी सोसाइटी की नीड्स के लिए वो लोग सर्व कर पाए। दूसरा पॉइंट है डिक्टेटर का रूल चलता है। तो एक ही डिक्टेटर होता है जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है। ये लीडर अपना करिश्मा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, और इन्हीं सब चीज़ों को से इन्फ्लुएंस करते हुए लोगों का सपोर्ट ये गेन कर लेता है। फासिस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? तो ऑटार्की ये लोग फॉलो करते हैं। ऑटार्की क्या होता है? तो एक ऐसा सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम है इकोनॉमी का, जहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमी से इनका बहुत ही मिनिमम इंटीग्रेशन देखा गया है। तो ये लोग इंटरनेशनल इकोनॉमी में ज़्यादा इंटीग्रेट नहीं करते हैं। तो ये था आपका कि फासिस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम। कॉर्पोरेटिज्म ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, कॉर्पोरेटिज्म भी फॉलो करेंगे। अगेन डिक्टेटरशिप का रूल चल रहा है, तो लोगों के हाथ में तो पावर नहीं जाएगी। कॉर्पोरेट पावर भी, इकोनॉमिक पावर भी उसी डिक्टेटर के हाथ में ही आएगी, मतलब स्टेट के हाथ में आने वाली है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फासिज्म ने ये कॉर्पोरेट स्टेट का कंसेप्ट तो ज़रूर सपोर्ट किया था। इसके हिसाब से स्टेट का बहुत ही सेंट्रल रोल रहेगा इंडस्ट्री में। कॉर्पोरेट स्टेट एक इक्विलिब्रियम बिल्डर का काम करेगी। मतलब कि जैसे क्या होता है, वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट कभी कभी कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, तो कॉर्पोरेट स्टेट बेसिकली यहाँ पर आकर एक बैलेंस बनाएगी वर्कर्स और कैपिटलिस्ट दोनों के इंटरेस्ट के बीच में। तो कैपिटलिज्म जो है वो कंट्रोलिंग लेबर और फैक्ट्री ओनर्स, इसी के द्वारा ये चलता है, तो चलेगा। तो जितनी भी यूनियन स्ट्राइक्स जो लोग कर देते हैं, या कोई भी लेबर एक्शंस है, ये सब चीज़ों को तो इलीगल माना गया है। ऑल्दो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो यहाँ पर रहती ही है, बट स्टेट यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी। एक्सट्रीम नेशनलिज्म ये लोग प्रमोट करते हैं। स्टेट नेशनल ग्लोरी को यूज़ करती है, और लोगों के मन में ये डर बिठाना कि बाहर से कोई थ्रेट हो सकता है हमें, ताकि ऐसी सोसाइटी ये बिल्ड करते हैं जो कि कॉमन विल ऑफ द पीपल पर बेस्ड रहेगी। फिर नेक्स्ट है सुपीरियॉरिटी ऑफ द नेशंस पीपल। डिक्टेटर्स अपना डोमिनेंट ग्रुप एक नेशन में वो स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं, और जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको हटा देना या उनको परसिक्यूट कर देना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर फासिज्म में चलता है। फिर मिलिटरिज्म एंड इम्पीरियलिज्म ये लोग फॉलो करते हैं। तो फासिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जितने भी बड़े नेशंस होते हैं वो अपनी बड़प्पन कैसे शो करते हैं, उनका ग्रेटनेस कैसे नज़र आएगा आपको, जब आप जो अपने से वीकर नेशंस हैं उनको आप कॉन्कर कर लोगे और उनको रूल करने लगोगे। जब तक आप अपने से कमज़ोर नेशंस पर राज नहीं करोगे, तब तक आपकी ग्रेटनेस नज़र कैसे आएगी, ये लोग ये मानते हैं। तो ये अपना मिलिट्री सुपीरियॉरिटी वॉर में प्रूव करने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं। फिर साथ ही साथ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कल्चरल लिबरलिज्म जैसी चीज़ों को तो ये लोग मानते ही नहीं हैं, तो वो चीज़ का कंटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पर, उस चीज़ को ये लोग फॉलो ही नहीं करते। साथ ही साथ नेचुरल सोशल हायरार्की और एलीट्स के रूल पर ये बिलीव करते हैं। अब यहाँ पर ये लोग वॉक्सगेमेनशाफ्ट क्रिएट करने की बात करते हैं। बेसिकली ये ऐसा आइडिया है जहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबॉर्डिनेट रहेंगे और नेशनल इंटरेस्ट को आप ऊपर रखोगे। तो ये पूरा कंसेप्ट इसी के बारे में है कि जहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मान्यता नहीं दी जाती है, इनफैक्ट नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाता है। नेक्स्ट है फासिस्ट की फॉरेन पॉलिसी। तो फासिस्ट वॉर में बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। ये लोग मानते हैं कि भाई
वॉर तो लड़ा ही जाना चाहिए, वरना हम लोग आदमी ही किस काम के, है ना। तो फासिस्ट वॉर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को ये लोग बिलीव करते हैं। मसोलिनी के हिसाब से वॉर मेन के लिए वही है जो कि विमेन के लिए मेटर्निटी है, अब कितना ज़रूरी हो गया। तो हिटलर भी यही चाहता था कि जर्मन्स के लिए एक ग्रेटर लिविंग स्पेस प्रोवाइड किया जा सके। ये कहता था कि लेबेनस्ट्रॉम में बिलीव करता था, मतलब कि स्टेट ऑर्गेनिक है, मतलब स्टेट तो अपने आप से चलती आ ही रही है, वो तो ग्रो करेगी ही, और जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसे वैसे उसको एक्सपैंड करने की नीड पड़ेगी, इसलिए आपको बड़ा स्पेस चाहिए ही है, और इसी चलते आपको वॉर तो करना ही पड़ेगा। तो ये लोग ये सब चीज़ों में मानते थे। अब सेंट्रल आइडिया क्या है फासिज्म का, तो की फाउंडेशन फासिज्म की है अल्ट्रा नेशनलिज्म, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होता है। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जो कि एक स्टेट के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है सभी लोगों के ऊपर। और यहाँ पर एक अल्ट्रा नेशनलिज्म को अगर आप नेशनल रीबर्थ के मिथ के साथ मिला देते हो तो ये फासिज्म का फाउंडेशन बन जाता है। रॉजर ग्रिफिन कहते हैं कि जो कोर है फासिज्म का वो है पेलिनजेनेटिक अल्ट्रा नेशनलिज्म। पेलिनजेनेटिक क्या होता है? पेलिनजेनेटिक बेसिकली एक रीबर्थ का ही कंसेप्ट है। तो ये जो वर्ड है ना, पेलिन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेन, और जेनेसिस मतलब बर्थ, मतलब कि दोबारा से रीबर्थ होना। तो ये पूरा कंसेप्ट भी इसी टर्म में यूज़ हुआ है कि आप नेशनल रीबर्थ की तरह इसको यूज़ करते हो। फासिज्म बेसिकली जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल प्रॉब्लम्स है ये मिलेनियरियन रीबर्थ के तौर पर यूज़ करता है कि हम दोबारा से अपना जो नेशन है, रेस है, उसी को ही हम हमेशा ऊपर रखेंगे हर चीज़ से, और यूनिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी, ये सब के कल्ट्स हम लोग प्रमोट करते हैं। फासिज्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बिलीव करता है। ये कहता है कि सोसाइटी जो है वो एलीट क्लास की तरह, एलीट क्लास के द्वारा लीड करी जानी चाहिए, जिसमें फिटेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट हीरोइक लोग हों। अब यहाँ पर मेसोलिनी के कुछ व्यूज़ दिए गए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो मेसोलिनी के व्यूज़ ऑब्वियसली अगर फासिज्म का टॉपिक आया है तो ये पॉइंट्स लिखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कि फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना। तो मेसोलिनी ने ये फासिज्म का प्रिंसिपल ये एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ फासिज्म। तो यहाँ पर इसने मेसोलिनी ने ये कहा था कि स्टेट के ऊपर कुछ भी नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, और स्टेट के बाहर भी कुछ नहीं है। तो इसी वजह से आपको स्टेट को तो मानना ही मानना पड़ेगा, स्टेट को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसने कहा था कि मैन को खुद को सैक्रिफाइस कर देना चाहिए अगर स्टेट के इंटरेस्ट सामने है, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए। तो मेसोलिनी डेमोक्रेसी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। मेसोलिनी के हिसाब से डेमोक्रेसी रिच नेशंस की एक लग्जरी है और पार्लियामेंट एक टॉकिंग शॉप है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ थिंकर्स पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। रॉजर ग्रिफिन का तो हमने पढ़ ही लिया है कि फासिज्म इनके हिसाब से पेलिनजेनेटिक फॉर्म ऑफ पॉपुलिस्ट अल्ट्रा नेशनलिज्म है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। लिबरल और कैपिटलिस्ट व्यू में ये कहते हैं कि ये लोग फासिज्म को सोशलिज्म और कम्युनिज्म से लिंक करते हैं। तो कार्ल पॉपर और हैना एरेंट के ये व्यूज़ थे। ये लोग कहते थे कि फासिज्म और कम्युनिज्म बेसिकली टोटलिटेरियनिज्म की ही वैरायटी है। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें सिटीजन्स की लाइफ पर टोटल कंट्रोल रहता है स्टेट का। तो यहाँ पर बहुत ही टोटलिटेरियनिज्म में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल रहता है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल रहता है। अपने सिटीजन्स की लाइफ को ये लोग प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं ढंग से, और यहाँ पर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंडिविजुअल लाइफ के, उसको कोर्जन चाहे करना पड़े, रिप्रेस करना पड़े, मतलब कि ज़बरदस्ती करनी पड़े, चाहे तो फोर्सफुली आपको दबाना पड़े सामने वाले की लाइफ, ये लोग कर देते हैं। और इंडिविजुअल फ्रीडम तो बिल्कुल भी टोटलिटेरियनिज्म में नहीं मानी जाती है, तो परमिट ही नहीं करते इंडिविजुअल फ्रीडम। जितने भी ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस आए हैं या ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, ये सारे भी डिस्करेज और सप्रेस कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों को यही बोला जाता है कि एक टोटलिटेरियन स्टेट में अगर आपको रहना है तो एक स्पेशल गोल होना चाहिए जिसमें आपका स्टेट ही सबसे ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब बात की गई है। तो हैना एरेंट और कार्ल पॉपर भी इसी चीज़ में मानते हैं कि फासिज्म कम्युनिज्म कुछ नहीं है, ये भी टोटलिटेरियनिज्म की ही वैरायटी है। अब एंटी कैपिटलिस्ट व्यू क्या है? तो फासिज्म को एक कैपिटलिज्म की ही एक फ़िलॉसफी की तरह देखा गया है, जिसमें कैपिटलिज्म सिंस लिबरल है और डेमोक्रेटिक है इन नॉर्मल सिचुएशंस। तो यहाँ पर जैसे ही कैपिटलिज्म अथॉरिटेरियन बन जाता है, एक क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है। जब तक तो लिबरल और डेमोक्रेटिक चल रहा होता है कि लोगों का मत रहेगा, लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, तब तक तो ठीक है। जैसे ही अथॉरिटेरियन हो जाता है, वहाँ पर क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। लास्ट की के हिसाब से फासिज्म एक लास्ट अटेम्प्ट है बाय कैपिटलिज्म to protect itself. Next, Jose
ऑर्टेगा गैसेट ये कहते हैं कि फासिज्म रिवोल्ट ऑफ द मासेस को रिप्रेजेंट करता है। और फासिज्म मतलब कि पूरे सारे लोग मिल के अगर आप रिवोल्ट कर देते तो वो फासिज्म कहलाता है। तो फासिज्म बेसिकली एक डेमोक्रेसी है जो कि एक मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो गई है। मोबोक्रेसी बेसिकली क्या होता है, तो ये होता है कि जब मासेस रूल करते हैं या फिर डोमिनेट करने लगते हैं। तो मासेस जब रूल कर रहे हैं या फिर डोमिनेट कर जाते हैं उसको हम कहते हैं मोबोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जब मोबोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाती है वो फासिज्म कहलाता है। ये इनके व्यूज़ थे। तो सिंस जितने भी फासिस्ट रूलर्स हैं उनका सपोर्ट ज़्यादातर यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास से आता है, तो इसको हम आइडियोलॉजी ऑफ सेंटर राइट भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है रॉजर ईटवेल, जो कि फासिज्म को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि सोशल रीबर्थ को फोर्ज करती है बेस्ड ऑन हॉलिस्टिक नेशनल रेडिकल थर्ड वे। थर्ड वे बेसिकली एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पोजीशन थी जो कि राइट विंग और लेफ्ट विंग की पॉलिटिक्स को रिकंसाइल करने पर काम करती थी, ठीक है, मिलाने पर बात करती थी। तो थर्ड वे वही सेंट्रिस्ट एक पॉलिटिकल ऐसी पोजीशन मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी सेंटर राइट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट पॉलिसीज़ से मिला दिया जाता है। तो थर्ड वे उसी तरीके से एक पॉलिटिकल पॉलिसीज़ का रीवैल्यूएशन के टर्म्स में ये निकल करके आया था, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई। तो नेक्स्ट मुसोलिनी के कुछ व्यूज़ हैं जिसमें फासिज्म ये कहते हैं कि इसको हम कॉरपोरेटिज्म भी कह सकते हैं, मान सकते हैं फासिज्म को, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेट और कॉरपोरेट पावर का ही यहाँ पर मर्जर हो रहा है। कॉरपोरेट पावर मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट थी इन लोगों के लिए। तो ये कॉरपोरेट पावर भी इन लोगों ने अपने हाथ में रखी हुई थी क्योंकि ये कहते थे कि इंडस्ट्री पूरी स्टेट ओन्ड है। देन वॉल्टर बेंजामिन है जो ये कहते हैं कि हर एक फासिज्म के पीछे एक फेल्ड रेवोल्यूशन ज़रूर होता है। फिर पेनीज डेफिनेशन थी फासिज्म की जिसमें 3 कॉन्सेप्ट पे ये फोकस कर रहे थे। पहला तो है फासिस्ट नेगेशंस जिसमें एंटी लिबरलिज्म, एंटी कम्युनिज्म, एंटी कंजर्वेटिज्म आता है। फासिस्ट गोल्स हैं जिसमें नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप का क्रिएट करने की बात की गई है, जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और नेशन का एक्सपेंशन हो पाए, ये सारी चीज़ें रेगुलेट करते हैं। फिर तीसरा है फासिस्ट स्टाइल जिसमें पॉलिटिकल एस्थेटिक ऑफ रोमांटिक सिम्बलिज्म, मास मोबिलाइजेशन, पॉजिटिव व्यू ऑफ वायलेंस, देन प्रमोशन ऑफ कैरिस्मेटिक अथॉरिटेरियन लीडरशिप, ये सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे थिंकर्स व्यूज़ हैं, इसमें से अगर आपको जितने याद रह जाए उतने आप लिखा सकते हो, क्योंकि इन दी एंड आपका देखो टॉपिक जो भी आएगा, क्वेश्चन आएगा अगर, तो अराउंड 350 वर्ड्स में मोर ओवर लिखने का आ सकता है, ठीक है, 450 वर्ड्स में आ सकता है। वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। मान लो 350 शब्द में अगर लिखने के लिए आता है आंसर, तो कम से कम 500, 550, 600 शब्द तो याद करके जाना ही, ताकि एग्जाम में कम से कम 350 वर्ड तो याद रहे। थॉमस हॉब्स कहते हैं, लिवियाथन उनका जो वर्क था उसमें उन्होंने कहा था कि जो एक आइडियोलॉजी है एब्सोल्यूटिज्म की, जो कि एक ऑल पावरफुल एब्सोल्यूट मोनार्की को एडवोकेट करता है ताकि स्टेट के अंदर पूरा ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो इसमें थॉमस हॉब्स ने भी एक ऐसी ही आइडियोलॉजी क्रिएट की थी। फिर एक हिस्टोरियन है जॉन लूकक्स जिसने ये कहा था कि एक जेनेरिक फैसिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने कहा था कि नाजिज्म है, जैसे कम्युनिज्म है, ये पॉपुलिज्म के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। देन गैटिनो मॉस्का, ये उनका वर्क था द रूलिंग क्लास, 1896 का इनका वर्क था। इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी जो कहती थी कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं ये ऑर्गेनाइज माइनॉरिटी है, ठीक है, वो ही डोमिनेट करेंगे और रूल करेंगे डिसऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी पे, कि मेजॉरिटी लोग डिसऑर्गेनाइज्ड है, माइनॉरिटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो वैसे ही माइनॉरिटी अगर ऑर्गेनाइज हो जाती है ये लोग डोमिनेट और रूल कर जाएंगे। अब यहाँ पर ना आप एप्लीकेबिलिटी इसकी ज़रूर लिखना, क्योंकि देखो टॉपिक जो भी आप लिख रहे हो उसमें कुछ एग्जाम्पल ज़रूर देना। थिंकर्स व्यू ठीक है आपने दे दिए, पुराने हो गए, अब आप आज के कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जो भी एग्जाम्पल्स हैं उसको लेकर के चलना। तो एप्लीकेबिलिटी में फासिज्म कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत सारे इसके इंस्टेंसेस हैं, उसमें से 1-2 आप लिख देना। जैसे 2022 का भी रशियन रेवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन का, तो इसमें अलेक्जेंडर जे मॉटल जो कि रशियन फासिज्म है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो उन्होंने ये कहा था कि रशियन फासिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो एक अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियनिज्म से डिफरेंट है।
स्टेटिज्म और हाइपर नेशनलिज्म यहाँ पर फॉलो होता है, हाइपर मैस्कुलिन कल्ट ऑफ सुप्रीम लीडर यहाँ पर फॉलो होता है, जनरल पॉपुलर सपोर्ट आता है रेजीम का, उसके लीडर का। नेक्स्ट है ग्रेट रिसेशन हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ग्रीस का 2007 से 2009 का, तो ये भी एक ऐसी मूवमेंट थी जिसको गोल्डन डॉन कहा जाता था, जो कि नियो नाजी पार्टी की तरह कंसिडर होती थी और ऑब्सक्योरिटी और सपोर्ट किया था, और आउट ऑफ ऑब्सक्योरिटी इससे इसको सपोर्ट मिला था, और ग्रीस के पार्लियामेंट में भी इसको काफ़ी सीट्स मिली थी। तो पार्टी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉलिस्टिसिटी माइनॉरिटीज़ की तरफ ये सबसे अडॉप्ट की गई थी, इलीगल माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज़, तो इन सब के अगेंस्ट थे ये लोग। तो वो सारी चीज़ें पे ये पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्रेट रिसेशन चला था। हिंदुत्व मूवमेंट चला है जैसे इंडिया में, तो लेफ्टिस्ट व्यूज़ के हिसाब से, इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप लिखते हो तो लेफ्टिस्ट व्यूज़ के हिसाब से ये मूवमेंट ने एक क्लासिकल सेंस में ये इमर्ज करता है, तो फासिस्ट है आइडियोलॉजी में अगर आप देखो इसको, हिंदुत्व मूवमेंट को। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक होमोजेनाइज्ड कंसेप्ट है हिंदूज़ का, होमोजेनाइज कंसेप्ट हो गया जिसमें हिंदूज़ ही डोमिनेट करेंगे, और एक सेंस ऑफ ग्रीवेंस लाया जाता है अगेंस्ट एलीड इनजस्टिसेस डन टू दिस ग्रुप इन द पास्ट बाय होमोजेनस माइनॉरिटी। तो बेसिकली कि पुराने टाइम पे अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ था तो वही लोग आकर के अभी आज के टाइम पे रिवोल्ट कर देते हैं, वही सेम चीज़ से हिंदुत्व मूवमेंट डील करता है। इवैल्यूएट करते हुए हम फासिज्म को ये कहेंगे कि इसको एक आइडियोलॉजी की तरह नहीं माना जाता, बल्कि एक प्रोपेगेंडा है। फासिज्म प्रॉपरली प्रोपेगेंडा की तरह ही माना जाता है। अभी आपने कितने सारे एग्जाम्पल भी देख लिए, उसमें भी आपको यही नज़र आएगा कि एक प्रोपेगेंडा की तरह से ही चलता आ रहा है। तो कोई भी ऐसी सिस्टमैटिक या कोहेरेंट स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं है, बल्कि बहुत सारी कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजीज़ बना ली गई हैं, तो उन सबका एक बहुत ही गंदा मिक्सचर है ये फासिज्म। तो एक तरीके से आप कह सकते हो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। गांधी के हिसाब से फासिज्म मॉडर्निटी का सबसे घटिया मैनिफेस्टेशन है, और सो कॉल्ड मैकियावेलिनिज्म इसको कहते हैं, और कंप्लीट डिसरिगार्ड है एथिक्स का, और ये प्योर पावर पॉलिटिक्स खेलते हैं, मतलब कि अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, पावर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ईगो दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ये जितने भी नेशंस हैं जो कि इस तरीके की पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, आइडियोलॉजीज़ भी फॉलो करते हैं। तो गांधी ने फासिज्म, हिटलर के नाजिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, इन सब में बोला था कि कोई डिफरेंस नहीं है, सारे एक जैसे सही हैं। तो कार्ल मैनहेम के हिसाब से हर एक थ्योरी का एक सोशल बेस होता है। अगर लिबरलिज्म एक मिडिल क्लास की आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म वर्कर्स की आइडियोलॉजी है, तो फासिज्म एलीट क्लास की आइडियोलॉजी है। तो यहाँ पर ये माना जाता है। तो फासिज्म एक नेगेटिव वर्ड बन गया है पॉलिटिक्स में। फासिज्म ओपोनेंट्स के अगेंस्ट यूज़ होता है, तो कोई भी ये फासिस्ट वर्ड तो प्रेफर नहीं करता है। अगर आप किसी को बोलो कि आप फासिस्ट हो तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना, बुरा लगेगा। तो एक नेगेटिव वर्ड के तौर पे ये चीज़ यूज़ होती है। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम यही कहेंगे कि एक जितने भी कैपिटलिस्ट पैटर्न चलते आ रहे हैं प्रोडक्शन के, तो उसका जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है उसको मेंटेन करता है फासिज्म। किसके नाम पर? कि हम तो नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं, नेशनल यूनिटी प्रमोट कर रहे हैं। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम ये कहेंगे कि फासिज्म जो ट्रांसफॉर्मेशन है कैपिटलिस्ट सिस्टम का, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट और सर्विस स्टेट का, तो उसको रोकना चाह रहा था बेसिकली। और लास्की के शब्दों में फासिज्म लिबरल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस का डिस्ट्रक्शन है। अगेन वही सेम लाइन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये आपका पूरा टॉपिक था फासिज्म का। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisiis.com। यहाँ पर आप कोर्सेज में जाओगे तो ऑप्शनल कोर्सेज में आपको PSIR ऑप्शनल का कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी डिटेल चाहिए आपको अबाउट दिस कोर्स वो आप यहाँ से ले लेना। अगर आप यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो तो ठीक है, आपको सारे नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस इसमें सारे मिल जाएंगे, 40 ईयर्स के हमने कवर किए हैं। और अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो डेमो कॉन्टेंट में क्लिक करना और यहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो खुद से भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, टॉपिक्स सब रिपीटेड है। आपको पता लग जाएगा कि फासिज्म टॉपिक आ रहा है तो उसमें से भी क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है, क्योंकि फासिज्म पे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। अगर डायरेक्ट नहीं पूछा तो ऑब्वियसली उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे, तो वो चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लग जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।